हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 2025 मतलब 2025 का जो आसाम बोर्ड का AHSEC या ASSEB बोर्ड का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था वो आज हम पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहना ताकि आपको भी पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पूरा 100% एक्यूरेट मिले। तो अगर आप इस चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो ये देख सकते हो, ये है 2025 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर और इसमें यहाँ पर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करेक्ट ऑप्शन इज आर। आप लोग को पता होगा कि एक आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ने शायद पढ़ा ही होगा डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा मिक्स H इक्वल टू अगर जीरो है तो ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड विल बी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा O2 गैस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करके तो जब प्रोडक्ट निकलता है वो होता है O2 गैस। ये देख सकते हो आंसर दिया गया है। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गैस फॉर्मेशन रिएक्शन द surface एट द सरफेस ऑफ टंगस्टन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर होगा जीरो ऑर्डर, क्वेश्चन 3 का डी। उसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इनमें से कौन कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करेगा? तो इसका आंसर है 4 का सी, मतलब CONH3 6 CrCN6। उसके बाद है आइडेंटिफाई द गैस दैट रेडिली डिकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। तो कौन सा गैस है जो डिकलराइज होता है एसिडिफाइड KMnO4 के साथ जब उसका रिएक्शन होता है? तो ये है, ये जो कंपाउंड है 5SO2 डिकलराइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। ये आप सबको पता ही होगा, यूरासिल है। उसके बाद है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर। ये किया है, बहुत लोग को लगता है ये है एपीमार्स, लेकिन ये है एनोमार्स। ये सब आपको रट्टा आना चाहिए एग्जाम के पहले। फ्रॉम एमंग्स द फॉलोइंग एल्कोहल्स द वन that would react fastest with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। क्वेश्चन नंबर 8 का है आंसर बी 2 मिथाइल प्रोपेंटोल। 2 मिथाइल प्रोपेंटोल क्या करता है? that one would react fastest with concentrated HCl और anhydrous ZnCl2 के साथ बहुत ही तेज से ये रिएक्शन करता है फास्टेस्ट। उसके बाद है which one of the following means which one is more reducing Cr2 plus and or Fe2 plus and why। तो इसका आंसर हम देखते हैं कॉपी में। तो इसका आंसर के लिए आप लोग देख सकते हो दो क्रिस्टल फिल लेटिस का जो स्प्लिटिंग है उस वो ड्रॉ किया गया है डी ऑर्बिटल के लिए। डी ऑर्बिटल जब फील्ड में स्प्लिट होता है तब क्या होता है? ये डेल्टा नोट है, इसका एनर्जी गैप, और ऊपर वाला है Eg, नीचे है T2G। Eg में होता है दो बॉक्स, एक होता है dz², एक होता है dx² माइनस y², एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx। ये ऑर्बिटल्स है। तो Cr2 प्लस इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 प्लस। Cr2 प्लस क्या है? एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है Fe2 प्लस से, क्योंकि Cr2 प्लस में क्या होता है, उसका डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये है Cr का, ये होना चाहिए था Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से यहाँ पर चला जाता है 5d5 होके ये स्टेबल हो जाएगा इसकी, इसलिए तो ये ऐसा हो जाता है। तो जब यहाँ से Cr2 प्लस हो जाएगा तो यहाँ से एक चला जाएगा, यहाँ से एक चला जाएगा, हो जाएगा 4s0 3d4, और Cr3 प्लस होने से यहाँ पर 3d3 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो d3 और d4 है, 2 प्लस पे है d4 इज इजीली ऑक्सीडाइज टू Cr3 प्लस d3 इन एन एक्वस मीडियम। d3 इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड। ये d3 क्या हो जाएगा? d3 यहाँ पर 1 2 3 मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर d4 स्टेबल नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई क्या होता है, जो Cr2 प्लस है वो
मोर रिड्यूसिंग है Fe2+ से। ये यही लिखा गया है यहाँ पर T2G में ये होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि गिव रीजन व्हाई HCl इज नॉट यूज्ड टू एसिडिफाई Fe2+ सॉल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ Fe2+ विथ KMnO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। HCl इज नॉट यूज्ड बिकॉज KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको पता होना चाहिए, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स वाई HCl इज नॉट यूज्ड, दैट वुड ऑक्सीडाइज HCl इनटू क्लोरीन गैस। इसका रीज़न आप लोग देख सकते हो। क्या होता है, जो रिएक्ट करना चाहिए था Fe2+ से, वो रिएक्ट करके वो क्या कर जाता है, KMnO4 को कंज्यूम कर लेता है एक पार्ट, इसलिए क्या होता है, HCl यूज़ नहीं किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन में एसिडिफाई करने के लिए। डाइल्यूट H2SO4 इज प्रेफर्ड इंस्टेड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। एक्वास सॉल्यूशन ऑफ Ti4+ इज कलरलेस बट एक्वास सॉल्यूशन ऑफ Ti3+ इज वायलेट इन कलर, एक्सप्लेन। तो Ti4+ जो है, Ti का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। Ti का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d2 SCTi, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है डी में इसका, तो ये हो गया। उसके बाद जब 4+ होगा तो यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ से 2 चला जाएगा, आर्गन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा 4+ को। 3+ को एक ओनली इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ से जाएगा 2, यहाँ से जाएगा 1, 3d 1 रहेगा। तो Ti4+ इज कलरलेस व्हाइल Ti3+ इज वायलेट। Ti4+ कलरलेस इसलिए है क्योंकि इसका जो d ऑर्बिटल है वो 0 है और इसका d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Ti3+ में कलर है। Ti4+ has an electronic configuration this. It has no d electrons. That the absence of d electrons means that dd electronic transitions are not possible, and thus it cannot absorb any visible light, making the solution colorless. While Ti3+ solution is violet because the ion has a d1 configuration allowing for dd transitions. उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो और देखे है, लेकिन हम लोग सब सॉल्व करेंगे, इसलिए और वाला भी करेंगे। ये क्या है, व्हाई द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। तो इसलिए हाई होता है ट्रांजिशन मेटल्स, आप लोग को पता होगा SCTI VCr Mn FeCO NiCu Zn। उसके बाद और भी 30 मेटल्स है, मतलब कुल मिला के 40 ट्रांजिशन मेटल्स है पीरियोडिक टेबल पे, आप लोग देख सकते हो। तो इसका क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है ट्रांजिशन मेटल्स पे इन देयर डी ऑर्बिटल पे। दिस अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स फैसिलिटेट स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग एंड पोटेंशियल कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है थ्रू डी ओवरलैपिंग के द्वारा, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ये करवाता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सेपरेट द एटम। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला गया है कि द टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल NiCN4 2- एंड NiCO4 हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट पोजेस सेम मैग्नेटिक बिहेवियर, एक्सप्लेन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं, तो पहले हम लोग को इसका जो स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं NiCN4 ये एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर क्या होता है Ni2+ हो जाता है, यहाँ पर Ni=2 होता है क्योंकि 4 × 0 0 हो जाता है, Ni=2 हो जाता है, मतलब Ni2+ का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलना है। तो Ni का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है Ar4s2 3d8। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 चला जाता है, रहता है 3d8। NiCN4 में भी CO4 में भी सेम ही है, 4s2 होगा 3d8 होगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये Ni का है, मतलब रेड में जो लिखा हुआ है वो उसको छोड़ दो, और बाकी जो डी ऑर्बिटल में हमें 3D में मिल जाएगा। यहाँ पर 3D में कितना होगा, 3D में है Ni का CN4 में 8, तो 2 4 6 8। उसके बाद 4s में है 2, आप लोग इसमें मैंने आप लोग को दिखाया था, सॉरी
2468 होगा 3D में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका जो सी एन है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, सी एन यहाँ पर 4 है, तो 4 जो सी एन है वो आके पेयर अप करेगा। तो एक होगा यहाँ पर डी में, एक होगा 4s में, और दो होगा 4p में। तो ये मिलके हो जाएगा डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। और आप लोग को पता होना चाहिए, अगर डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर, जैसे कि sp3 का है लीनियर। उसके बाद अगर स्क्वायर प्लेनर है तो होगा डायामैग्नेटिक। सेम NiCO4 में आप लोग देख चुके होंगे, यहाँ पर 3D में कितना है, NiCO4 में है 3D में है 8। तो 3D में जो 8 है वो क्या होगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, जाके ये स्टेबिलाइज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गया। और CO जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये यहाँ पर पेयर अप हो गया। तो यहाँ पर हो गया ये 1 2 3 4 sp3, मतलब टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक, सॉरी sp2 होता है लीनियर, sp3 है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, बोथ NiCN4 2 माइनस एन NiCO4 आर डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, which explains their same magnetic behavior despite having different structures. In NiCN4 2 minus, the oxidation state of Ni is 2. The electronic configuration is 3d8. Cn minus is a strong field ligand causing the 3d electrons to pair up. The hybridization is dsp2, resulting in a square planar geometry and 0 unpaired electrons, making it diamagnetic. While in NiCO4, the oxidation state of Ni is 0. The electronic configuration is 3d10 4s0. So, CO is a very strong field ligand. All electrons are paired. The hybridization is sp3, resulting in a tetrahedral geometry and 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेकिंग इट डायमैग्नेटिक। तो मैंने जो जो बताया वही यहाँ पर लिखा है, आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो और देखे है, और CONH3 plus is an inner orbital complex ion, whereas NiNH3 plus is an outer orbital complex ion. Explain। तो CONH3 plus जो है इसको इनर ऑर्बिटल बताया जा रहा है, और NiNH3 plus जो है वो आउटर है। चलिए देखते हैं। तो when a complex uses the inner n-1 d orbitals for hybridization, forming d2sp3 hybrid orbital, this is known as inner orbital complex। n-1 d orbital जब हाइब्रिडेशन में होता है और d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। द कॉम्प्लेक्स CONH3 plus यूजेस इनर n-1 d ऑर्बिटल्स। ये हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग ये सिर्फ पढ़ के देखो। And is therefore classified as an inner orbital complex. On the other hand, when a complex is formed using the outer nd orbitals for hybridization, resulting in two p3d2 sp3d2 hybrid orbitals, it is called an outer orbital complex. The complex NiNH3 plus uses the outer orbital and is therefore an outer orbital complex. तो ये जो CONH3 प्लस है, यहाँ पर CO है आर्गन 4s2 3d7। उसके बाद क्या हो जाता है, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयर अप कर देगा। पेयर अप करके ये स्ट्रक्चर होगा d2sp3, जिसका हाइब्रिडेशन d2sp3 है। और NiNH3, तो यहाँ पर इनर देख सकते हो, ये इनर है, इसलिए ये इनर है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, आउटर में सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये आउटर है, यही है। उसके बाद है हमारा राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। Ni2 है, लेकिन हम तीनों करेंगे, CON2Cl2। तो इसके लिए आप लोग को सेंट्रल मेटल एटम निकालना आना चाहिए। तो सेंट्रल मेटल एटम हम लोग कैसे निकालते हैं, ए सेंट्रल एटम इज ऑलवेज मेटल इन द केमिकल फार्मूला। एक केमिकल फार्मूला में जो भी मेटल है वही है एक सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर COEN2Cl2 पे है, Ca जो है CO है उसका सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम X होगा। यहाँ पर 2 × 0 है इसका जो इसका वैल्यू है, एन का
इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैल्यू है उसका है 0, और Cl का क्या है, Cl माइनस, आप लोग को पता है Cl माइनस इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन ओके, तो इसका ऊपर जो पावर रहता है वो होता है -1, तो Cl हो जाएगा -1, 2 इंटू -1, और इसका ऊपर जो पावर रहता है वो है 0, En⁻0, तो 2 इंटू 0, और यहाँ पर प्लस से मतलब +1, तो x हो जाएगा 3। और इसका नाम कैसे होगा, पहले होगा क्लोरीन वाला पार्ट पहले आएगा, उसके बाद आएगा इथाइलिन डायमंड, क्योंकि डी पहले आता है, सी पहले आता है, डाई क्लोरिडो 20 मतलब 2, 2 मतलब 20, इथाइलिन डायमाइन, इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन। कोबाल्ट, ये है कोबाल्ट, और यहाँ पर +3 आयन। उसके बाद है K4Fe इसका Fe जो है वो है सेंट्रल एटॉम, 4 इंटू इसका जो ऊपर वाला कैटायनिक वैल्यू है वो है +1, उसका चार्ज है +1, 4 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू चार्ज इसका है -1, और ये यहाँ पर x हो जाएगा +2, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले आएगा पोटाशियम, पोटाशियम से स्टार्ट होगा, फिर सायनो आएगा, पोटाशियम हेक्सा सायनो मतलब 6 है इसलिए आएगा हेक्सा, हेक्सा सायनिडो फेरेट, फेरेट में 2 आएगा। उसके बाद है CONH3 6 CrCN6, यहाँ पर जो CO है वो हो NH3 है वो इसका वैल्यू है 0, और CN का है -1, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख दिया मैंने, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 हेक्सा साइनिडो क्रोमेट 3, ये रट्टा मार देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर्स ऑफ CONH3 NO2 3। तो फेशियल में क्या होता है, तीनों एक साथ होते हैं, ये देखो NH3 NH3 NH3, यहाँ पर Na2 NO2 NO2, और मेरिडियन में कुछ उल्टा होता है, कुछ सेम सेम होता है, जैसे कि यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, लेकिन यहाँ पर Na2, यहाँ पर Na2, यहाँ पर Na2, ये है मेरिडियन में। उसके बाद है हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग फ्रॉम फेनॉल। बेंजीन को हम लोग कैसे सिंथेसाइज करेंगे, बेंजीन को जब हम फेनॉल में ZnO हीट देंगे तब ये बेंजीन हो जाएगा और ZnO निकलेगा। और सैलिसिलिक एसिड से कैसे होगा, सैलिसिलिक एसिड कैसे होगा फेनॉल से, तो फेनॉल में अगर हम NaOH CO2 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 to 7 ATM में देंगे तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक सोडियम सैलिसाइलेट, और इस पर जब हाइड्रेशन होगा H+ ऐड होगा उसके बाद क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन वाई। एनी वन मतलब एक करना है, लेकिन हम दोनों करेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है। द बेसिसिटी ऑफ 3 डिग्री एमाइन इज़ लोअर देन दैट ऑफ 2 डिग्री एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले इसका मैं आपको समझा दूंगा क्या है। तो इसका जो ये है एक 3 डिग्री एमाइन जिसका तीनों और n का तीनों और एल्काइल ग्रुप से, ये है 2 डिग्री एमाइन जिसपे एक हाइड्रोजन है और 2 एल्काइल ग्रुप से, तो इसका बेसिसिटी इससे कम है। द रीज़न इज़ दैट इट इज़ ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है जो सेंट्रल एटॉम है उसके चारों ओर क्या हो गया है, चारों ओर एल्काइल ग्रुप्स की वजह से क्लाउड फॉर्म हो गया है। देयर इज़ नॉट एनफ स्पेस अराउंड एन एटम बिकॉज द लार्ज ग्रुप्स आर ब्लॉकिंग इट। ज़्यादा ग्रुप्स हो गया है, कोई स्पेस नहीं है, ऐसा है। तो इसके लिए भी इसका एक रीज़न ये है। एंड ऑल्सो इन एक्वा सॉल्यूशन टर्शियरी एमाइंस आर लेस बेसिक देन सेकेंडरी एमाइन। जो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, टर्शियरी एमाइन जो होता है वो लेस बेसिक होता है सेकेंडरी एमाइन से, बिकॉज द प्रोटोनेटेड टर्शियरी अमोनियम आयन इज लेस हाइड्रेटेड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये एक प्रोटोनेटेड टर्शियरी अमोनियम है, ये है R3N, ये लेस हाइड्रेटेड हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस फ्रॉम 3 एल्काइल ग्रुप्स। 3 एल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, इसलिए सेकेंडरी अमोनियम आयन्स आर बेटर हाइड्रेटेड। और सेकेंडरी अमोनियम जो होता है आयन वो ज़्यादा हाइड्रेट होता है टर्शियरी से एंड मोर स्टेबल, सो सेकेंडरी एमाइंस आर मोर बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, although amino group is ortho and para directing in aromatic electrophilic substitution reactions, aniline on nitration with concentrated HNO3 and H2SO4 gives a substantial amount of M-nitroaniline, meta nitroaniline। तो इसका जो आंसर है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ इसका रीडिंग पढ़ लेता हूँ। ये है इन स्ट्रांगली एसिडिक नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो जब मिक्स होता है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाता है। द एमाइनो ग्रुप NH2 ऑफ एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फ्रॉम
द एनिलीनियम आयन। तो NH2 तब क्या होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं NH2 NH3 प्लस में फॉर्म हो जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है, NH2 हो जाता है, देन NH3 प्लस। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। NH2 जो है वो है एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये क्यों है? बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए है। तो जब ये दोनों बहुत तगड़ा रिएक्शन करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, तब ये जो NH2 है वो एनिलीनियम आयन हो जाता है, NH3 प्लस हो जाता है। तो जब ये होता है, प्रोटोनेट होता है, प्रोटोनेट के टाइम एक रिएक्शन होता है, ये है वो वाला रिएक्शन, ये है वो रिएक्शन एनिलीनियम आयन फॉर्म होने का। तो तब क्या होता है, जो NH3 प्लस से वो विड्रॉ कर लेता है, वो विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, और ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। एज ए रिजल्ट नाइट्रेशन प्रोड्यूसेस ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ M नाइट्रो एनिलीन। यही है यहाँ पर यही लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर है, इन स्ट्रांगली एसिडिक नाइट्रेटिंग मिक्सचर concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, the amino group NH2 of aniline is protonated to from the anilinium ion. The anilinium ion is an electron withdrawing meta directing group. Hence, along with ortho and para products, a substantial amount of M nitroaniline is formed. Our next question is question number 17. Write only the chemical reactions of the following. हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन, जहाँ पर 1 डिग्री एमाइन इन प्रेजेंस ऑफ हेलाइड्स बेस हेलोजेंस बेड्स एंड H2O एंड सेकेंड विद इन प्रेजेंस ऑफ हीट 1 डिग्री एमाइन फॉर्म करता है। तो ये है इसका एक एग्जांपल, आप लोग देख सकते हो। ब्रोमीन NaOH H2O और हीट के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, और 1 डिग्री एमाइन फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। कार्बाइलेमाइन रिएक्शन में एक एमाइन होता है, जो जैसे कि ये है एनिलीन, जो CH3Cl3 और KOH के साथ रिएक्शन करता है और आइसोसायनाइड फॉर्म करता है, रिएक्शन विद 1 डिग्री एमाइन टू फॉर्म आइसोसायनाइड, और साथ में प्रोडक्ट्स और भी निकलते हैं, KCl3 और H2O। Our next question is, how will you distinguish 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन by using same chemical test? तो ये जो केमिकल टेस्ट है ये है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो है पी टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है ये CH3C6H4SO2Cl। यूजिंग हिंसबर्ग टेस्ट ये होता है। तो एमाइन प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट फॉर्म होता है प्रेजेंस ऑफ एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ यहाँ पर रिएक्शन होता है प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस में। तो प्राइमरी एमाइन यहाँ पर जब रिएक्ट करता है CH3 मतलब पी टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तब OH के साथ भी ये रिएक्ट होता है और HCl इसका प्रोडक्ट निकलता है, और मेन प्रोडक्ट निकलता है N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनाइड जो होता है इनसोल्यूबल। इसका केमिकल फॉर्मूला है ये। और जब ये एक्सेस NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ये देखो इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस बता रहा है, तब ये फॉर्म करता है सोडियम सॉल्ट CH3C6H4SO2NR- Na+। और जब HCl के साथ ये रिएक्शन करता है तब ये फॉर्म करता है अगेन CH3C6H4SO2NHR HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद NHR सेम ये N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनेमाइड। जब ये सेकेंडरी एमाइन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, फर्स्ट ये पी टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा करके OH- के साथ भी करेगा, और N डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड फॉर्म करेगा, और NaOH और HCl के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस? व्हाई दिस मेथड इज नॉट यूजफुल टू सिंथेसिस एनिलीन? सो ये है हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। थैलामाइड रिएक्ट करता है KOH और RX के साथ एल्काइल, और इस पे है हेलोजन, और फॉर्म करता है N एल्काइल थैलिमाइड। ये आप मतलब याद कर लेना। द सिग्निफिकेंस इज यूज टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी एमाइन। इसका सिग्निफिकेंस जो है वो
प्योर प्राइमरी एमाइन प्रोड्यूस करने के लिए है। इट डज नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन, ये सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन प्रोड्यूस नहीं करता। सो द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन गुड प्योरिटी। इट कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर एनिलीन, ये एनिलीन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। बिकॉज एराइल हैलाइड्स नॉट अंडरगो SN2 सब्स्टिट्यूशन, एराइल हैलाइड SN2 सब्स्टिट्यूशन अंडरगो नहीं करते। सो पोटेशियम थैलेमाइड, सॉरी यहाँ पर गैब्रियल होना चाहिए। सो गैब्रियल थैलेमाइड कैन नॉट रिएक्ट विथ देम। Our next question is आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मिक्सचर। तो इसका एग्जांपल है वाटर प्लस HCl, जहाँ पर कंपोजिशन होगा 20.2% HCl एंड 79.8% वाटर बाई मास। बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 108.6 डिग्री सेल्सियस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया NH2CONH2, ये है यूरिया का केमिकल फॉर्मूला। बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस at the atmospheric pressure. If Kf and Kb for water are 1.86 and 0.512 Kelvin kg per mole respectively, calculate the freezing point of the solution. तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट करना है। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है T0F माइनस डेल्टा TF। T0F जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0B। T0B है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये है गिवन 100.18 यूरिया बॉयल होता है इसमें, तो ये यूज़ करेंगे माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100, जिसका आंसर आएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस। अब हम मोलारिटी निकालेंगे। फॉर ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लाइक यूरिया द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाई, ये आपको पता होगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB क्रॉस M, जहाँ से हम मोलारिटी निकालेंगे। मोलारिटी M इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बाई KB। ये देखो M इक्वल टू डेल्टा TB बाई KB, जो है 0.18 बाई 0.512, इसका आंसर है 0.3516 मोल पर kg। अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, जो कि है डेल्टा TF इक्वल टू KF क्रॉस M, और यहाँ से TF निकालेंगे, डेल्टा TF 1.86 क्रॉस ये वाला, जिसका आंसर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.654 डिग्री सेल्सियस। अब हम फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, TF इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF, जो कि है इसका मैंने पहले ही बताया था 0 माइनस 0.654 ये वाला, इसका आंसर होगा माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस, फाइनल आंसर। So our next question is, what is the value of Van't Hoff factor for a dilute solution of the strong electrolyte barium hydroxide? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड जैसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो निकालते हैं। चलो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको लिखना पड़ेगा और उसका डिसोसिएशन देखना पड़ेगा। तो ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है जो कि तोड़ने के बाद Ba2 प्लस और प्लस 2OH माइनस से होता है, और यहाँ पर 2 है तो 1 इंटू Ba2 प्लस, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 इंटू Ba2 प्लस, यहाँ पर 2 है इसलिए 2 इंटू OH माइनस। तो टोटल कितना हो गया, 3 आयन्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at 100 degree Celsius the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of solute in 100 gram water is 732 millimeter. If KB is equal to 0.52, calculate the boiling point of the solution. तो चलिए देखते हैं, यह है इसका सॉल्यूशन, यह है इसका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB सॉल्यूशन माइनस TB सॉल्वेंट। और हमें पता है एक फॉर्मूला है P0A माइनस PS बाई PS इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई 100। यहाँ पर P0 है, A जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये तो जो दिया गया है वही है। एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 760 मिलीमीटर,
तो हम क्या कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्योर स्टेट में है वो 760 है और दिया गया है 732 है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर है 732 मिलीमीटर। तो पी एस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 732 मिल गया। 760 माइनस 732 बाई 732 इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट 18/1000। 18 कैसे है, 18 है H2 है वो, और H2 का कितना होता है 2 + 16, तो ये हो गया 18/1000। तो यहाँ पर m आ गया 2.12। उसके बाद हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता है m क्रॉस kb, तो ये हमारे पास m है 2.12 क्रॉस दिया गया है kb इजकल टू 0.52, तो ये यूज़ करेंगे, आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.105। अब टीबी ऑफ सॉल्वेंट H2O कितना है ये पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। टीबी इज इक्वल टू टीबी सॉल्यूशन माइनस टी बी वाटर। तो टीबी दिया गया है, हमने निकाला है 1.105। टीबी सॉल्यूशन नहीं पता और टीबी वाटर है 100, तो टीबी सॉल्यूशन निकल गया 101.105 डिग्री सेल्सियस। So our next question is, और देखे है, show that total vapor pressure over the solution of two liquids 1 and 2 at a particular temperature varies linearly with the mole fraction of a component। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमें एनसीईआरटी बुक खोलना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है राउल्ट लॉ से, which states that for a solution of volatile liquids the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली कंपोनेंट का प्रोपोर्शनल है। ये है इसका ग्राफ, ये ग्राफ में ये है P1, ये है P2, ये है P01, ये है P02। यहाँ पर इस तरफ है मोल फ्रैक्शन, इस तरफ है वेपर प्रेशर। तो फॉर कंपोनेंट 1 क्या होगा, P1 x1 का प्रोपोर्शनल होगा, और फॉर कंपोनेंट 2 P2 x2 का प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल उठाने के लिए P01 आया, प्रोपोर्शनल उठाने के लिए P02 आया। तो P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर पे है, और P02 है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, ये है P02 जो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। According to Dalton's law of partial pressures, the total pressure over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressures of the components of the solution and is given by P total equal to P1 plus P2। Substituting the values of P1 and P2 we get P1 कितना है, P1 equal to P1 नॉट x1, P2 है P2 नॉट x2। तो हम लोग पुट कर देंगे, पुट करने के बाद क्या मिला, P total इज इक्वल टू P0 1 x1 प्लस P0 2 x2 मिला। तो यहाँ पर 1 माइनस x2 P0 1 हम कॉमन ले लेंगे, P0 1 को कॉमन लेके ये आएगा प्लस x2 P0 2, और फाइनली ये आंसर ये आ जाएगा। तो यही है इसका आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख सकते हो आप, for a cell reaction involving a 2 electron change the standard EMF of the cell is found to be 0.295 volt at 25 degree centigrade। Calculate the equilibrium constant of the reaction at 25 degree centigrade। तो एक सेल रिएक्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है उसको पाया गया है 0.295 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें नेक्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई एन लॉग क्यू। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ई सेल इक्वल टू 0 होगा और क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम होगा।
उसके बाद एट इक्विलिब्रियम इनिशियल जीरो, मतलब यहाँ पर जीरो आ जाएगा। और इनोट सेल हमें गिवन है 0.295 वोल्ट, 0.295 पुट कर देंगे माइनस 0.059/2 लॉग के ई क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.295, और यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, माइनस माइनस कैसे चला गया, इसको 0.6 के अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। फाइनली आंसर आ जाएगा लॉग के ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 295/30। इसको हम 10 का इक्विवेलेंट मान लेंगे, और जब लॉग उठ जाएगा तो ये पावर पे चला जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा आंसर। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एक हाफ लाइफ पीरियड एक फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का है 6.93 मिनट्स। उसका टाइम हमें निकालना है जब 99% केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है टी हाफ इजिकल टू ln2/k मीन्स 0.693/k। 0.693 है ln2 का वैल्यू, k है रेट कांस्टेंट। टी हाफ इजिकल टू क्या है, हमें दिया गया है 6.93 मिनट से टी हाफ का वैल्यू हाफ लाइफ का। k इजिकल टू 0.693, इसको इक्वल कर देंगे। k इजिकल टू क्या हो जाएगा ln2/हाफ, ln2/टी हाफ, ये हो जाएगा 0.693 और टी हाफ का वैल्यू 6.93। तो हमें याद है टी का जो फॉर्मूला है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो है 1/k ln a माइनस ए। यहाँ पर a है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और x है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो 1 है, k का वैल्यू है 0.693/6.93 और ln a का वैल्यू है a। हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि 100% रिएक्शन पे है, और एक्स जो है कॉन्सेंट्रेशन आपका टाइम टी कितना है 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब 99 है। तो 99 ये 6.93 इंटू 1/0.693 ये रहेगा सेम 6.93/0.693, और ये हो जाएगा 100 माइनस 99 मीन्स 1, तो ln 100 हो जाएगा। ये ln 100 को हम ln 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये आगे आ जाएगा, ये पावर जैसे पावर है, सिंस ये पावर है तो पावर से ये आगे आ जाएगा। ये लॉग का एक फॉर्मूला है, ये लॉग का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 2 ln 10 हो जाएगा। ln 10 का 2 ln 10 6.93/ln बेस 10 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 2 ln 10 6.93/0.693 इंटू 2 इंटू ln 10 2.303 एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ये। उसके बाद आ जाएगा इसका कंप्लीट टाइम 46.06 मिनट्स। Our next question is the half-life period of a certain reaction A2 products is 1 hour। एक certain reaction है जिसका half-life A2 products होने में जो half-life है इसका half-life है 1 घंटा। When the initial concentration of the reactant A is 2 mol per liter, और initial concentration जो है reactant A का वो है 2 मोल पर लीटर। How much time does it take to reduce the concentration from 0.5 mol per liter to 0.25 mol per liter if it is a zero order reaction। कितना टाइम लेगा ये 0.50 से 0.25 में आने तक, अगर ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो चलिए इसको देखते हैं। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम पहले दिया गया है टी हाफ कितना दिया गया है 1 आवर। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ऑर्डर तो ज़ीरो ऑर्डर है यहाँ पर। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू concentration of A naught by 2K। concentration of A naught मीन्स इनिशियल concentration by 2 टी हाफ, ये है इसका मॉडिफाइड फार्मूला। उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये टी हाफ जो है ये 1 आवर है। इनिशियल concentration इसका 2 है, 2 मोल पर लीटर। उसके बाद ये आ जाएगा 1 मोल पर लीटर पर आवर। फॉर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, फॉर टाइम निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा k इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए। ये फार्मूला आया k t इक्वल टू ए नॉट माइनस ए से। यहाँ से t हम निकालेंगे 1/k ए नॉट माइनस ए, जो आ जाएगा k का वैल्यू है 1 पुट करेंगे।
और फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था हमारा 0.50 मोल और फाइनल था 0.25, माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 0.25 आवर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन 2A plus B2 products when the concentrations of A and B both were doubled, the rate of the reaction increased from 0.3 mole per liter per second to 2.4 mole per liter per second. When the concentration of A alone is doubled, the rate increased from 0.3 mole per liter per second to 0.6 mole per liter per second. What is the order of the reaction with respect to B? बताया गया है कि एक रिएक्शन है 2A plus B2 प्रोडक्ट्स, जब ए और बी उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों को डबल किया जाता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होकर 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ होकर 2.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाता है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अलोन इज डबल्ड, द रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब कॉन्सेंट्रेशन ए का कॉन्सेंट्रेशन अकेला ए का कॉन्सेंट्रेशन दुगना किया जाता है तब उसका रेट जो है वो 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड से 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो हमें बताना है कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बी के रेस्पेक्ट में किया है। तो पहले हम रेट को लिख लेते हैं। रेट को इस तरह लिखते हैं, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए का पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। मतलब इसका हम लोग जो ऑर्डर है वो हमें नहीं पता, इसलिए एक्स और वाई लेट कर देंगे। उसके बाद रेट क्या दिया गया है, 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो 0.3 को इक्वल करेंगे के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो जब यहाँ पर बोला गया है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली ए इज़ डबल्ड, तब क्या होता है 0.3 से 0.6 हो जाता है। तो ओनली ए जब डबल किया गया तब 0.6 कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, 0.3 से 0.6 हुआ है तो 0.6 को 0.3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब दुगना वो बड़ा है, मतलब ये ठीक है। ए दुगना होने से 0.6 होता है, ये ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ से हम लोग को ए का जो पावर है वो मिल गया। अगर ए का पावर 1 होगा तब यहाँ पर 2 होने से ट्वाइस से होगा, है ना, ऐसा है। अगर ए का पावर ऐसे है, अगर यहाँ पर 1 होगा तो ही ये ट्वाइस से होगा, वरना 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिल गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ए का मिल गया 1। फॉर बी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बी के लिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं 2.4 हुआ जब ए और बी दोनों को डबल किया गया। 2.4 हुआ जब ए और बी दोनों को डबल किया गया। तो 2.4 को 0.3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, मिल जाएगा 8, मतलब ये 8 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर तो हमें x मिल गया, यहाँ पर 2k हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसा वैल्यू आना चाहिए जिससे जब ये लोग मल्टीप्लाई होंगे तब मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 होने से ये मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। तो बी का भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल गया जो कि है 2 और ए का है 1। उसके बाद का क्वेश्चन है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। जब इसको एल्कोहलिक केओएच से ट्रीटमेंट किया जाएगा तब ये फॉर्म होगा। और यह है मीथित प्रोप टू इन को जब HBr से ट्रीटमेंट किया जाएगा तब 2 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म होगा। उसके बाद है बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन टू डाइफिनाइल कैसे होगा, यह है बेंजीन को क्लोरीनेशन के बाद और AlCl3 से ट्रीटमेंट के बाद फॉर्म होगा क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na होगा साइड प्रोडक्ट। उसके बाद जब इसको ड्राई ईथर से रिएक्ट किया जाएगा तब यह डाइफिनाइल बन जाएगा। उसके बाद है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ये है एनिलीन को जब NaNO2 और HCl से ट्रीटमेंट किया जाएगा तब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-। और जब इसको CnCl और HCl से ट्रीटमेंट किया जाएगा तब ये फॉर्म करेगा क्लोरोबेंजीन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई हेलोएरिन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाइल हेलोएल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो इसका रीज़न क्या है हमें बताना है। तो हेलो एल्केन्स undergo nucleophilic substitution reaction because the CX bond is polar. The carbon atom becomes slightly positive, so it easily attacked by a nucleophile which replaces the halogen. इसको आप एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH2Cl। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो दो C है और एक Cl है। तो जो कार्बन द कार्बन अटैच टू Cl इज स्लाइटली पॉजिटिव। ये जो कार्बन अटैच्ड है Cl से, ये वाला, ये थोड़ा पॉजिटिव है, CH2 है ना, इसलिए। सो बिकॉज Cl पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, Cl अपना तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया है। ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस Cl माइनस ऐसा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होते हैं, वो अटैक्स दिस कार्बन। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो न्यूक्लियस लविंग है, मतलब उनको उन्हें क्या चाहिए, उन्हें न्यूक्लियस चाहिए। उन्हें न्यूक्लियस चाहिए, इसलिए वो अट्रैक्ट कर देते हैं और खुद माइनस बन जाते हैं और दूसरे को प्लस कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, अटैक्स दिस कार्बन, सो Cl लीव्स Cl माइनस, इसलिए Cl माइनस हो जाता है क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद हेलो एरिन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। Substitution because the benzene ring is rich in pi electrons. Electrophiles are attracted to this electron-rich ring, so they replace a hydrogen atom instead of the halogen. इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन का। जो बेंजीन रिंग है वो उसमें क्या है, हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होता जा रहा है। एन इलेक्ट्रोफाइल इज अट्रैक्टेड टू द रिंग। ए इलेक्ट्रोफाइल है जो इस रिंग से अट्रैक्ट हो रहा है। टू प्रिजर्व द स्टेबल एरोमेटिक रिंग द रिएक्शन यूजुअली रिप्लेसेस ए हाइड्रोजन नॉट द क्लोरीन। और टू प्रिजर्व द स्टेबल एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग जो है उसको स्टेबल रखने के लिए क्या होता है, द रिएक्शन यूजुअली रिप्लेसेस ए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करता, इसलिए ये है इलेक्ट्रोफिलिक। उसके बाद है ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस मीन्स वाटर फ्री। Conditions are necessary because Grignard reagents react immediately with water and get destroyed. Water converts the Grignard reagent into an alkane, so it cannot be used for further reaction. Anhydrous जो है मतलब वाटर फ्री जो है कंडीशन जो है ये नेसेसरी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के लिए, जो इमीडिएटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वाटर क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्केन कर देता है और ये फर्दर रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये है इसका रिएक्शन। RMgX प्लस H2O से फॉर्म हो रहा है RH प्लस MgOH X। सो नेक्स्ट इज ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर दे आर इमिसिबल इन वाटर। मतलब इमिसिबल मीन्स नॉट मिक्सड। हेलो एल्केन्स क्या करता है, पोलर होता है नेचर में, लेकिन वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होता। हेलो एल्केन्स आर पोलर बट दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ ए वाटर। हेलो एल्केन्स जो है वो पोलर है, वो हम लोग ने देख लिया पहले ही, लेकिन वो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ फॉर्म नहीं कर पाते। द अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन एंड वाटर मोलिक्यूल इज टू वीक टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हेलो एल्केन जो है, किसी हेलो एल्केन को मान लो, और हेलो एल्केन का जो वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसमें उसका H बॉन्ड टूटने का जो फोर्स चाहिए वो बहुत ही कम है, इसलिए वो इमिसिबल रहता है। What will happen when vapors of 3 degree alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin? Undergoes a dehydration reaction to form an alkene.
तो ये 3 डिग्री अल्कोहल पकड़ लेते हैं। जब ये कॉपर और 573 केल्विन के अंडर रिएक्शन होगा तो 2 मिथाइल प्रोपीन फॉर्म करेगा, एक एल्किन है ये। हाउ विल यू सिंथेसाइज फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन, गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। ये है फिनॉल, ये है क्यूमिन। क्यूमिन से फिनॉल सिंथेसाइज करना है। क्यूमिन को जब O2 से रिएक्ट किया जाएगा तब ये क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड फॉर्म करेगा, और उसमें जब H2O और H प्लस मिलाया जाएगा तब ये फेनॉल फॉर्म करेगा। So our next question is identify A, B and C. So first reaction given C6H5COCl, when it is treated under H2 and PDSO4, then a product A is formed. Then what is A? So when C6H5COCl is treated under H2 and PDBSO4, then benzaldehyde is formed. Answer is given. When twice HCHO is treated under diluted NaOH, heat and H2O under hydrolysis, it forms methanol and as side products COOH. And the answer of 3 is cyclohexanon 2,4 dinitrophenol by dihydrogen. Cyclohexanon 2,4 dinitrophenol hydrogen. The C product is. Next question, write only the chemical reactions for the following. Itard reaction. So the chemical reaction of itard reaction is toluene reacts with CrO2, Cl2 and CCl4, and after hydrolysis it forms benzaldehyde. Next, Getterman-Koch reaction, and the reaction is when benzene treated with CO, HCl, LCl3 and CuCl, then benzaldehyde is formed. Next question, calculate the standard cell potential in voltage of the cell in which the following reaction takes place. Fe2 plus aqueous plus Ag plus aqueous to Fe3 plus aqueous plus Ag solid. Given that inert standard potential of Ag plus to Ag is x volt, standard potential of Fe2 plus to Fe is y volt, standard potential of Fe3 plus to Fe is z volt. So here it is given that standard potential of Ag plus to Ag is x volt, Fe2 plus to Fe is y volt and Fe3 plus to Fe is z volt. We have to find the E cell of this reaction. The reaction is Fe2 plus Ag plus 2. When it forms Fe3 plus and Ag. तो अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को देखना है, आप लोग को ये जो यहाँ पर गिवन है Fe2 प्लस टू Fe, लेकिन यहाँ पर है Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करना है, Fe3 प्लस टू Fe हमें गिवन है Z वोल्ट, लेकिन यहाँ पर है Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसका उल्टा कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, ई इनवर्ड ऑफ Fe प्लस टू Fe3 प्लस, और रिवर्स करने से ये भी रिवर्स हो जाएगा, पहले प्लस था अब ये माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस Z वोल्ट हो जाएगा। तो जब हम Fe2 प्लस टू हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है Fe3 प्लस टू Fe प्लस, ये उल्टा कर दिया गया है। तो पहले हमारा जो पहला ये वाला रिएक्शन है जो गिवन है ये लिख देते हैं। ये ऐसा है, Fe2 प्लस से जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब Fe फॉर्म होगा, और इसका वोल्टेज है y वोल्ट, मतलब स्टैंड पोटेंशियल है। और नेक्स्ट है Fe में क्या हो रहा है, Fe से Fe3 प्लस फॉर्म हो रहा है, Fe से Fe3 प्लस, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और माइनस Z वोल्ट हो रहा है इसका पोटेंशियल। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तब क्या होगा, Fe कैंसिल हो जाएगा, Fe गेट्स कैंसल्ड, एंड Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आया, यहाँ पर Fe3 प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आया। बाद में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को उधर ले लेंगे तब 3 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, E1 है y पोटेंशियल ऑफ 1, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, E2 है माइनस Z और N2 है 3। अब इससे हम क्या करेंगे, E3 निकाल देंगे। E3 निकालने का जो फॉर्मूला है वो है N1 E1 प्लस N2 E2 बाई N3। तो हम लोग ने वैल्यू पुट कर दिया और फाइनली हमारा E3 आ गया।
अब हमारा गिवन है Ag प्लस से Ag हो रहा है, मतलब Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और Ag फॉर्म हो रहा है, जिसका गिवन पोटेंशियल है x वोल्ट, और Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा गिवन है, और जिसका आंसर हमको मिला 2y माइनस 3z वोल्ट। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा Ag प्लस Fe2 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये प्लस से ये प्लस चला जा रहा है, मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन और यहाँ पर हो रहा है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हमें पता है ई सेल का जो फॉर्मूला है, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये जो कैथोड है जिसपे रिडक्शन हो रहा है, ये गिवन है Ag प्लस का x वोल्ट, और ई रिडक्शन पोटेंशियल जो एनोड का है, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है। तो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, उसका उल्टा होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में यहाँ पर प्लस से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस हम लोगों ने लिख लिया x माइनस 2y माइनस 3z, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 2y माइनस 3z फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन मिस हो गया था, इसको देख लेते हैं। नंबर इसको टेबल मैचिंग है। 1 मोल ऑफ H2O2 का आंसर है नंबर 2 फेराडे। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn2 प्लस, जिसका आंसर है नंबर 4 5 फेराडे। 1.5 मोल ऑफ CF फ्रॉम मोल्टेन CaCl2 का आंसर है नंबर सी का आंसर होगा नंबर 1 3 फेराडे, और 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3 का आंसर होगा 1 फेराडे। ये ऑलरेडी आंसर हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाट विल हैपन व्हेन साइक्लोहेक्सानोल इज ट्रीटेड विद CrO3। तो साइक्लोहेक्सानोल जब CrO3 से ट्रीट होता है तब साइक्लोहेक्सानोन फॉर्म होता है। नंबर 2 इज साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड ट्रीटेड विद जिंक एमालगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड Zn और HCl से रिएक्ट करता है तब मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। जब एसिटिक एसिड को क्लोरीन, रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तब 2 ब्रोमो इथानोइक एसिड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C5H10O कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टोलेंस रिएजेंट, reacts with Brady's reagent to give orange precipitate on vigorous oxidation give ethanoic acid and propanoic acid. The compound also gives iodoform test. Identify the compound and write the chemical reactions involved. तो ये जो कंपाउंड है, जो पहले क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड C5H10O, ये टोलेंस रिएजेंट से रिड्यूस नहीं होता, तो ये रिएक्ट करता है ब्रेडिस रिएजेंट से टू गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट, एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट देने के लिए। ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन गिव इथानोइक एसिड, ये आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या फॉर्म करता है, इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड। द कंपाउंड ऑल्सो गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। सो द कंपाउंड जो होगा वो होगा पेंटेन 2 पेंटेन 2 ही ये सब कर रहा है। फर्स्ट क्या बोला है, रिएक्शन विद ब्रेडिस रिएजेंट, ब्रेडिस रिएजेंट है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये है इसका रिएक्शन। उसके बाद ये आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर्म कर रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये होगा इसका रिएक्शन CH3CO CH2 CH3 प्लस 3NaOI से ये फॉर्म कर रहा है CH3CH2 2 COONA प्लस CH3 प्लस 2NaOH, ये है आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए। और नेक्स्ट है आफ्टर विगोरस ऑक्सीडेशन CH3CO CH2 CH3 प्लस 3O ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये CH3COOH और CH3CH2 COOH फॉर्म कर रहा है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स का एम्फोटेरिक बिहेवियर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। एमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक बिकॉज दे कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड ए बेस। एमाइनो एसिड एक एम्फोटेरिक इसलिए है क्योंकि ये बोथ एसिड और बेस से दोनों रिएक्ट कर सकता है, मतलब ये दोनों पे रिएक्शन दिखा सकता है, ये इन दोनों फॉर्म में एक्ट भी कर सकता है एसिड और बेस से।
दे कंटेन एन एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एक एसिडिक कार्बोक्सिल COOH कंटेन करता है जो H+ डोनेट करता है। दे ऑल्सो कंटेन ए बेसिक एमाइनो ग्रुप, ये एक बेसिक एमाइनो ग्रुप NH2 भी अपने साथ होल्ड करता है जो H+ एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीसेकेराइड्स आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। पॉलीसेकेराइड्स को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला जाता है? पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज दे आर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर नॉट अवेलेबल। इन लोगों का फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड दिस ग्रुप्स टेक पार्ट इन ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जब पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन होता है तब ये ग्रुप क्या करता है? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले लेते हैं। Therefore, polysaccharides cannot reduce Fehling solution or टॉलरेंस रिएजेंट, इसलिए पॉलीसेकेराइड फेलिन सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता। सो दे आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए इन लोगों को नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? गिव वन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और एक एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल देना है। ए पेप्टाइड बॉन्ड इज द बॉन्ड CO बॉन्ड NH बॉन्ड formed when the carboxyl group of one amino acid reacts with the one group of another amino acid with the loss of one molecule of water. One essential amino acid is lysine. State the difference between nucleosides and nucleotides. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस बताना है, ये सब 2 मार्क के लिए है, इसलिए एकदम कम है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? कंटेन्स ए नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स ए नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में है नो फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट, यहाँ पर है 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज? ये 1 मार्क का है। इन डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट द एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्री। ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में ये फ्री नहीं है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड ऑल द OH ग्रुप आर कन्वर्टेड इनटू एसीटेट ग्रुप। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और जितना भी OH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसीटेट ग्रुप में। और लास्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर के हाइड्रोलाइसिस में 2 मोनोसेकेराइड जो फॉर्म होता है, या ओनली 2 एग्जाम्पल बताना है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री HSCC बोर्ड का जो 2025 का क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व पूरा हो गया। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर इस पूरा एक्सप्लेनेशन का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा और ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।